जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 लास्ट वीक अपने फाइनल एपिसोड के साथ खत्म हो चुका है और इसे देखने के बाद मैं इसके बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इट इज अ मास्टरपीस। मतलब ये 2023 के टॉप 3 एनिमीज के अंदर तो आराम से आता ही है। पहले नंबर पर तुम अटैक ऑन टाइटन को रख सकते हो क्योंकि उसकी एंडिंग ने जो दुख और जख्म दिए हैं वो अभी भी मेरे सीने पर हैं। और सेकंड नंबर पर तुम वन पीस को रख सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग गियर 5 का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, तो हाँ। और तीसरी जगह जाती है जुजुत्सु काइसेन और ब्लीच को। अब देखो भाई, मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं, तो तुम अपने हिसाब से इधर उधर कर लो। जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 तक तो सब चीजें बिल्कुल सही चलती हैं, जस्ट लाइक अदर शोनेन एनिमे, जहाँ सब बिल्कुल एकदम हैप्पी और सब लोग एकदम मजे में। बट इसके सेकंड सीजन के साथ ये एनिमे जो डार्क टर्न लेता है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि इस एनिमे में आगे कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका यही डार्क टर्न तो इस एनिमे को एक मास्टरपीस बनाता है। और फाइनली हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर ये गेटो है कौन और आखिर इसका प्लान क्या है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड्स में हमें गोजो और गेटो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहां उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल को प्रोटेक्ट करने का मिशन दिया जाता है। अब कुछ वक्त के लिए तो सब चीजें बिल्कुल ठीक चलती हैं, बट डैडी टूजी के आने के बाद Holy shit, he dead! My God! अब सबसे पहले टोजी गोजो को अपने रास्ते से हटाता है, जो कि कोई छोटी मोटी फीट नहीं है। हाँ, माना कि गोजो उस वक्त उतना पावरफुल नहीं था जितना वो अभी प्रेजेंट में है, बट टोजी के पास भी तो कोई कस्ट टेक्निक नहीं थी, और यहाँ तक कि वो कस्ट एनर्जी तक को यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज हेवनली रिस्ट्रिक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ एक सोर्सरर पर उसके वर्थ से ही कुछ लिमिटेशन लग जाती है इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एबिलिटीज। जैसे टोजी के केस में वो ना तो कस्ट एनर्जी को यूज कर सकता है और ना ही कस्ट एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, पर हाँ, इसके बदले में टूजी के पास अनराइवल्ड फिजिकल एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से वो जुजुत्सु काइसेन का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है। और इसी तरह मागी पर भी टूजी की तरह हेवनली रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जहाँ वो कस्ट एनर्जी को यूज नहीं कर सकती, बट वो फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ कुकीची मोटा AKA मेकामारू पर भी ये हेवनली रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, बट इसका केस टूजी और माकी से बिल्कुल उल्टा था। मेकामारू फिजिकली टोटली वीक था, जहाँ उसने अपने राइट आर्म और पैरों के नीचे के पार्ट्स को खो दिया था, लेकिन इसके बदले में उसके पास मैसिव अमाउंट ऑफ कस्ट एनर्जी थी और वो अपनी कस्ट टेक्निक से पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन बाद में एपिसोड 7 में हमें पता चलता है कि मेकामारू ही वो सोर्सरर था जो महिटो को जुजुत्सु आई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था इन एक्सचेंज फॉर अ हेल्थी बॉडी, जो महिटो आइडल ट्रांसफिगरेशन से मेकामारू को प्रोवाइड भी करता है, जहां हम पहली बार मेकामारू की फुल पोटेंशियल को देखते हैं। आई मीन बंदे ने लगभग महिटो को फिनिश कर दिया था, सो या डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। बैक टू द टॉपिक, गोजो को रास्ते से हटाने के बाद टोजी रिको को मार देता है और गेटो को आसानी से डिफीट कर देता है, पर इसके बाद हम गोजो की अवेकनिंग को देखते हैं, वेयर ही सेज 天上天下唯我独 जिसके बाद तो फिर तुम लोगों को पता ही है कि आगे क्या हुआ। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब हम टूजी को देखते हैं। आगे एपिसोड 11 में ये बुढ़िया ओगामी टूजी की बॉडी को उसके ग्रैंडसन में समन करती है, लेकिन सिंस टूजी की बॉडी स्पेशल है तो ओगामी का ग्रैंडसन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टूजी एक तरह से जिंदा हो जाता है। और फिर एपिसोड 15 में हमें टूजी और डैगन के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ टूजी ने डैगन की उसकी खुद के डोमेन के अंदर उसे पेल दिया था विद नो एफर्ट्स एट ऑल, एंड बिलीव मी द fight was just perfect. Everything, down to the last minute details. लेकिन एपिसोड 17 में टूजी को ये पता चल जाता है कि उसके बेटे मैगमी को जेनिन क्लैन को नहीं बेचा गया, और गोजो ने जो टूजी से प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा किया।
जिसके बाद वो हैप्पीली अपने खुद के हाथों से ही अपनी लाइफ को एंड कर देता है। और मेगमी को ये कभी पता नहीं चल पाया कि टोजी ही उसका बाप था। टोजी के पास इतनी काबिलियत होने के बाद भी उसके खुद के परिवार जेनन क्लैन ने उसे ठुकरा दिया, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो कर्स्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता था। अगर टोजी चाहता तो वो जेनन क्लैन को सिर्फ एक झटके में खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, इंस्टेड उसने एक फैमिली बनाई जहाँ वो पीसफुली रह रहा था। पर टोजी की किस्मत इतनी खराब है कि उसकी वाइफ मेगमी को वर्थ देने के कुछ वक्त बाद ही गुजर जाती है, और फिर टोजी की क्या हालत होती है वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन टोजी एक ऐसा लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे, बिलीव मी। अब टोजी के बाद अब हम बात कर लेते हैं गैटो की। स्टार्टिंग में गैटो की आइडियोलॉजी अवी से बिल्कुल अपोजिट थी, जहां उसके ओपिनियन में सारे सोसरस को उनकी हेल्प करनी चाहिए जो उनसे वीक हैं, मतलब हम जैसे नॉर्मल ह्यूमंस की। लेकिन जब गैटो इन इंसानों की असली फितरत को देखता है तो वो इन ह्यूमंस को एक बंदर से ज्यादा और कुछ नहीं समझता। इंसान अपने बिलीफ्स के लिए एक दूसरे इंसान को चोट पहुंचा देता है और इंसान होकर इंसान को ही मार देता है, और ना जाने कितने बुरे काम। लेकिन यही सिर्फ वो रीजंस नहीं थे कि वो ह्यूमन से इतनी नफरत करता था। देखो, एक सोर्सरर अपनी कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, बट एक ह्यूमन अपनी कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कर्स स्पिरिट्स बॉर्न होती हैं, और इन्हीं कर्स स्पिरिट से ह्यूमंस को बचाते बचाते गैटो का एक क्लोज फ्रेंड मारा जाता है। जिसके बाद एक विलेज में गैटो ह्यूमंस के द्वारा कुछ बच्चों को हरास होते हुए देखता है जो कर्स्ड एनर्जी यूज कर सकते हैं, और यही वो मोमेंट था जब गैटो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो अपनी गुस्से की आग में सारे विलेज वालों को जलाकर राख कर देता है। और गैटो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो सारे ह्यूमंस को मार देगा और सॉर्सरर्स के लिए एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, और फिर वो अपने मिशन के लिए जुजुत्सु हाई को छोड़ देता है एंड ही नेवर कम्स बैक। गैटो का इंटेंशन बुरा नहीं था, बस उसका तरीका सही नहीं था, लेकिन एट द एंड वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड के हाथों मारा जाता है। एंड दिस मेड मी रियली सैड, सीरियसली। मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि अगर गैटो जिंदा होता तो गेगे का क्या चला जाता। मतलब हैप्पी एंडिंग लिखी नहीं है भाई जुजुत्सु काइसेन में। लेकिन अब बात आ जाती है कि जब गोजो ने खुद अपने हाथों से गैटो को मार दिया था तो फिर ये भाई साहब कौन है। देखो, आगे वीडियो में मांगा के बहुत तगड़े स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। असल में ये गैटो है ही नहीं, बल्कि इसका नाम कंजाकू है, जो कि 1000 सालों से जिंदा है। किंजाकू अपनी इनेट टेक्निक के यूज से अपने ब्रेन को किसी दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट कर सकता है। वो उन लोगों की कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है जिन्हें उसने पास्ट में पोसेस किया था। तो हाँ, कंजाकू मल्टीपल कर्स टेक्निक्स को यूज कर सकता है, और इसी तरह वो 1000 सालों से जिंदा है। और तो और कंजाकू ही वो पर्सन है जिसने कर्स्ड बूम डेथ पेंटिंग्स को क्रिएट किया था, जब उसने नारुतो शिकामो की बॉडी को पोसेस कर लिया था, जिसे हिस्ट्री का सबसे इविल सॉर्सरर माना जाता है। लेकिन आखिर उसने कर्स्ड बूम डेथ पेंटिंग्स को क्रिएट कैसे किया? लेट मी एक्सप्लेन। असल में ये मीजी एरा की बात है, जहाँ एक ऐसी औरत थी जो हाफ कर्स और हाफ ह्यूमन को जन्म दे सकती थी, और इसी वजह से नारुतो शिकामो यानी कि कंजाकू को इस औरत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, जहाँ उसने उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। नारुतो शिकामो ने इस औरत को 9 बार प्रेग्नेंट किया और फिर 9 बार इसका एबॉर्शन किया, और इस तरह 9 कर्स्ड बूम डेथ पेंटिंग्स का जन्म हुआ, जिनमें से एक चोजो और उसके 2 भाई भी हैं। अब तुम लोगों ने ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर चोजो यूजी को अपना भाई क्यों समझता है। क्योंकि यूजी सच में चोजो का भाई है। तो असल में बात ये है कि गैटो को पोजेस करने से पहले कंजाकू ने यूजी की माँ काओरी इताडोरी को पोजेस करके रखा था, और उसने यूजी के डैड के साथ मीटअप करके यूजी को बर्थ दिया। अब एक तरह से देखा जाए तो कंजाकू चोजो का बाप है और यूजी की माँ, तो टेक्निकली यूजी चोजो का भाई तो है। और शायद इसी वजह से चोजो को यूजी के विजन्स आ रहे थे, और हमने पहले भी ये देखा है कि चोजो अपनी भाइयों की डेथ को बहुत दूर से ही सेंस कर पा रहा था, तो शायद यहाँ पर भी वही केस हो, यू नो, ब्रदर्स रिलेशनशिप एंड वगैरह वगैरह। अब तुम लोग पूछोगे कि आखिर कंजाकू ने यूजी को बर्थ क्यों दिया। कंजाकू के अकॉर्डिंग यूजी उसके प्लान में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वेयर यूजी विल बी द आई ऑफ द स्टॉर्म फॉर द न्यू एरा। पर इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि कंजाकू ने यूजी को इसलिए जन्म दिया ताकि वो सुकना का वेसल बन सके। अब ये बस एक थ्योरी है, बट सच भी हो सकती है, हू नोस। यूजी की माँ के बाद अभी करंटली कंजाकू ने गैटो की बॉडी को पोजेस किया है, क्योंकि गैटो की बॉडी और उसकी कर्स टेक्निक कंजाकू के प्लान के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले कंजाकू के प्लान को समझना होगा। तो देखो, कंजाकू 1000 सालों से जिंदा है और वो कई सालों से जुजुत्सु काइसेन के इवेंट्स को मैनिपुलेट करता आ रहा है।
जिसमें से एक है लॉर्ड टेंगन का एवोल्यूशन। लॉर्ड टेंगन एक इमॉर्टल बीइंग है जो 1000 सालों से जिंदा है बिकॉज ऑफ हिज कस्ट टेक्निक इमॉर्टलिटी। अब भले ही टेंगन अपनी कस्ट टेक्निक इमॉर्टलिटी की वजह से इमॉर्टल है बट ही इज नॉट एंटायरली यूथफुल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजिंग की वजह से मर जाएगा, बल्कि वो इवॉल्व होकर कुछ और ही बन जाएगा। और अगर टेंगन इवॉल्व हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में वो अपने ही सेल्फ अवेयरनेस को खो दे और वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाए। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि टेंगन कोई पावरफुल फाइटर या ओवर पावर्ड सॉर्सरर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही एडवांस वेरियर यूजर है जिसकी हेल्प से वो दोनों जुजुत्सु हाई की लोकेशंस को दुनिया से छुपा कर रखता है ताकि लोगों को जुजुत्सु वर्ल्ड के बारे में पता न चले। और अपने एवोल्यूशन को रोकने के लिए उसे हर 500 सालों में एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है। और कंजाकू ने कई बार टेंगन के इस मर्जर को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो इस कोशिश में हर बार फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ ए 6 आई यूजर। कंजाकू टेंगन की मर्जर को रोकने के चक्कर में 2 बार एक 6 आई यूजर से हार चुका है और वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो कभी भी एक 6 आई यूजर को नहीं हरा पाया। और आपको एक और बात बता दूं कि एक 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल एक दूसरे की किस्मत से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जब भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल बॉर्न होता है तो उसके साथ साथ एक 6 आई यूजर भी बॉर्न होता ही है ताकि वो स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंगन तक सेफली पहुंचा सके उसके मर्जर के दिन। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंजाकू 2 बार एक 6 आई यूजर से हार चुका था और कंजाकू की उनसे इतनी फटने लगी थी कि वो एक 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल को उनके बर्थ के सिर्फ 1 महीने बाद ही मार दिया करता था ताकि 6 आई यूजर उसके रास्ते में न आए। बट नंदलेस मर्जर के दिन एक 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल टाइम पर अपीयर हो जाते थे, जिसके बाद कंजाकू ये समझ जाता है कि वो एक 6 आई यूजर को कभी भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो सीलिंग का रास्ता अपनाता है जिसके लिए वो प्रिज्म रियल्म को खोजने के लिए निकल जाता है। लेकिन इस बीच 2G स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है, जिसकी वजह से टेंगन स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाता और वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो एक ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट बन जाता है, जिससे फेथ की एक एंडलेस साइकिल टूट जाती है और ये चीज कंजाकू के फेवर में ही जाती है। लेकिन खैर टेंगन अपने आप को अपनी वेरियर टेक्निक की हेल्प से मेंटेन करके रखता है ताकि वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो ना दे। जिसके बाद अब बस कंजाकू के लिए बाकी था तो सिर्फ गोजो को प्रिज्म रियल में सील करना, जिसके लिए कंजाकू ने स्योइया में क्या कांड किए आप लोगों को पता ही है। गोजो का सील होना कंजाकू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि गोजो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जब तक वो एग्जिस्टेंस में है कंजाकू घंटा कुछ नहीं कर पाता, मतलब वो कभी भी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। अब मैं इतनी देर से कंजाकू का मास्टर प्लान चिल्ला तो रहा हूँ, लेकिन असल में कंजाकू को ये सब करके मिलेगा क्या? तो देखो, कंजाकू लॉर्ड टेंगन का एवोल्यूशन इसलिए चाहता था ताकि वो मैनकाइंड को टेंगन के साथ मर्ज कर सके। पहले जब टेंगन सिर्फ एक ह्यूमन था तो वो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से ही मर्ज हो सकता था, लेकिन अब जब वो एक ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट है तो उसे और लोगों से मर्ज करना पॉसिबल है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि आखिर कंजाकू ह्यूमन काइंड को टेंगन के साथ मर्ज करना क्यों चाहता है? वेल, कंजाकू ये बिलीव करता है कि कर्स्ड एनर्जी के मामले में ह्यूमन बीइंग्स के पास किसी जुजुत्सु सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट से ज्यादा पोटेंशियल है, जहां उसने सबसे पहले एक ह्यूमन लेडी पर एक्सपेरिमेंट करके कर्स्ड बूम डेथ पेंटिंग्स को क्रिएट किया जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स स्पिरिट्स हैं। लेकिन इससे कंजाकू समझ गया था कि वो अपने ही क्रिएशन से अपनी खुद की पोटेंशियल को एक्सीड नहीं कर सकता, जिसके बाद कंजाकू डिसाइड करता है कि उसे कुछ ऐसा अनकंट्रोलेबल कियोस बनाना चाहिए जिससे उसे उसके आंसर्स मिल पाएं, जिसके लिए कंजाकू गेटो की कस्ट टेक्निक की हेल्प से महिटो को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि वो उसकी कस्ट टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन का यूज करके जापान के सारे लोगों को एक सॉर्सरर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कंजाकू के पास इतनी कस्ट एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो सारे लोगों को एक सॉर्सरर नहीं बना पाता। और तो और उसे ह्यूमन काइंड को टेंगन के साथ मर्ज करने के लिए और भी बहुत ज्यादा कस्ट एनर्जी चाहिए, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो ह्यूमंस को तो सॉर्सरर बनाता ही बनाता है, बट वो कुछ ह्यूमंस में 5 जनरेशन के सॉर्सरर्स को रीइंकार्नेट कर देता है जिनसे उसने 1000 साल पहले डील की थी। जिसके बाद स्टार्ट होता है कलहिंग गेम। ये गेम प्लेयर्स की कर्स्ड एनर्जी को यूज करता है और रिचुअल के थ्रू ह्यूमंस को मर्जर के लिए प्रिपेयर किया जाता है और इस कस्टम से मास्टर टेंगन को ह्यूमंस के साथ फोर्सफुली मर्ज किया जाएगा। देखो, कलिंग गेम एक अलग ही चीज है जो हम सीजन 3 में देखेंगे। मैंने तो बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसके बारे में ऊपर से बता दिया। बस आप ये समझ लो कि जब ह्यूमन काइंड को टेंगन के साथ मर्ज किया जाएगा तो एक ऐसा बीइंग क्रिएट होगा जो अनकंट्रोलेबल होगा। तो वेल, ये था कंजाकू का मास्टर प्लान, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये उसके प्लान का एंड गेम ना हो और वो हमसे कुछ और भी छुपा रहा हो, तो शायद हमें फ्यूचर में उसके प्लान के बारे में और भी चीजें बताई जाएं। इसके बाद अगर हम बात करें इस एनिमे की फाइट्स की, तो नो डाउट जुजुत्सु काइसेन की तरफ से हमें 2023 की कुछ वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स देखने को मिली हैं।
जैसे टोजी वर्सेस डैगन, यूजी वर्सेस चोजो, फिर जोगो वर्सेस सुगुना, इसके बाद सुगुना वर्सेस महारागा विच वाज लिटरली पीक, और फिर गोजो वर्सेस कस स्प्रिट्स एंड देन माहितो वर्सेस यूजी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट डुअल फाइट थी, क्योंकि जब यूजी फाइनली एक पावरफुल ब्लैक फ्लैश के साथ अवेकेंड माहितो को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिस तरह से माहितो कुत्तों की तरह यूजी के सामने गड़गड़ाता है, मतलब इसे देखकर इतना सेटिस्फेक्शन मिला है ना कि क्या बताऊं। लेकिन हमारे बेचारे यूजी ने इस आर्क में जितना सफर किया है वो शायद ही किसी और मेन कैरेक्टर ने किया होगा। I mean, सबसे पहले गोजो सील हो जाता है जिसे वो बचा नहीं पाता, जिसके बाद सुकना की वजह से न जाने कितने लोगों की मौत, जिसका जिम्मेदार वो अपने आप को ठहराता है। फिर उसकी आंखों के सामने ही महितो ननामी को मार देता है, जहां वो अब सब कुछ यूजी के हाथों में छोड़कर चला जाता है। और फिर लास्ट में नोबारा, जो कि शायद अभी जिंदा हो सकती है। तो अब आप समझ लो कि सिर्फ एक रात में इस बंदे ने कितना सफर किया होगा। और फिर ऊपर से हायर अप्स ने यूजी को मारने का ऑर्डर यूटा को दे दिया, जो फाइनली अभी अपनी जर्नी से वापस आ गया है। और अब फाइनली हायर अप्स को भी गोजो से छुटकारा मिल चुका है, जहां उनका गोजो को अनसील करने का कोई भी इरादा नहीं है। उल्टा वो उसे मार देंगे जो गोजो को अनसील करने की कोशिश करेगा। तो भाई देख लो कि गोजो का कितना भयानक खौफ था कि अब उसे अनसील तक नहीं होने दे रहे। तो यही थी वो कुछ चीजें जो मैं आपको जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के बारे में बताना चाहता था। और ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे के आर्क में जो कांड होने वाले हैं ना, मतलब जितना बुरा सोच सकते हो सोच लो, और वो सब होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।